विषय को संपूर्ण करने के लिए। जब देश आजाद हुआ, उस समय की स्थितियां परिस्थितियां, और जैसे आजादी मिली, इस देश में एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जितनी भर्त्सना करो, जितनी आलोचना करो, उतनी कम पूज्यपात महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। बेहद दर्दनाक था, बेहद दुखद था। लेकिन उस समय के जो राजनीतिकर्ता थे, जैसा गुरुजी ने कहा कि सकारात्मक और नकारात्मक, इस मानसिकता के लोग हमेशा हमेशा रहे। जो नकारा मानसिकता के लोग थे, पुरुषोत्तम की कमीज बहुत ज्यादा सफेद चमकती है, तो क्या करना चाहिए? कोई धूल लाओ, कोई मिट्टी लाओ, कोई कीचड़ लाओ और इसकी कमीज को खराब कर दो। जब इसकी कमीज खराब हो जाएगी तो मेरी अपने आप चमकने लगेगी। ये नकारात्मक सोच। अपनी कमीज सफेद चमकाऊं, उसके लिए मेहनत करूं, उसके लिए परिश्रम करूं, उसके लिए प्रयास करूं, ये नहीं। दूसरे की छवि को कैसे खराब करना। उस समय देश के अंदर राष्ट्रवाद के विचारों को, राष्ट्रवाद के प्रखर तेज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अलख जगाया जा रहा था। उस समय के नेताओं ने के मन में एक विकृत मानसिकता, विकृत सोच पैदा हुआ, विकृत विचार आया कि अगर ये विचार, ये सोच, ये संगठन, ये लोग अगर इस गति से आगे बढ़ते रहे तो हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। और इसलिए वो सारा का सारा दोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के मत्थे पर जड़ दिया और गांधी हत्या का आरोप संघ पर लगा दिया। देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न करने वाला नहीं था, आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दोष क्या है, क्या गलती है। कोई बोलने के लिए तैयार। उस समय के हमारे अग्रजों ने जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, जो उस समय बन सका, बड़ी मुश्किल से एक दो लोगों को तैयार किया, तब जाकर के लोकसभा में यह प्रश्न पूछ पाए कि आखिर संघ का इसमें दोष क्या है। कालांतर में मामला अदालत में गया, संघ उसमें निर्दोष था, निर्दोष साबित हुआ। उस समय आवश्यकता महसूस हुई कि राष्ट्रवादियों की बात को रखने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ लोग चाहिए, राजनीतिक पार्टी की भी आवश्यकता होती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रवादियों की बात रखने वाला कोई ना कोई समूह, कोई ना कोई दल चाहिए, क्योंकि हमारी जो नीति है, हमारे जीवन जीने की जो दिशा है, वो एक ही है, राष्ट्रवाद। देश का भला, समाज का भला, सबका भला। अंत में निर्णय होता है। उस समय के तत्कालीन सत्संग चालक परम पूजनीय गुरुजी, उनकी सलाह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में एक राजनीतिक दल का गठन करते हैं और उस दल का नाम होता है भारतीय जनसंघ। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। जनसंघ का झंडा उस समय भगवा झंडा हुआ करता था, आयताकार झंडा था, भगवा झंडा था, और दीपक ये हमारा चुनाव चिन्ह था। 1952 में चुनाव होते हैं
सारे देश के अंदर जहां जहां हमारी क्षमता थी, भारतीय जनसंघ अपने उम्मीदवार खड़े करता है और सारे देश में 3.25% के लगभग वोट पहले आम चुनाव में जनसंघ को प्राप्त होते हैं और तीन सांसद भारतीय जनसंघ के चुन करके आते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें एक होते हैं। फिर 8 दलों का मिलकर के एक गठबंधन बनता है। 32 लोग उस गठबंधन में होते हैं और पहले विपक्ष के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनते हैं। पहले विपक्ष के नेता 1953 में। यह अभ्यास वर्ग आज शुरू नहीं हुआ, यह 1952 से 1953 से अभ्यास वर्ग चल रहा है। हमने सुना है, हमने नारे भी लगाए हैं, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान। कश्मीर में परमिट प्रणाली थी, परमिट लेकर के वहां जाना पड़ता था। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सारे देश में आंदोलन होता है और सारे देश से कार्यकर्ता कश्मीर की ओर कूच करते हैं और बगैर परमिट के कश्मीर में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अंत में वहां पर उनकी शहादत होती है, वहां शहीद हो जाते हैं। सारे देश में तूफान आता है, केंद्र सरकार घबराती है। उस समय की केंद्र सरकार घबराती है और शेख अब्दुल्ला को, जो कश्मीर के प्रधानमंत्री कहे जाते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है जनसंघ के दबाव की वजह से। और गिरफ्तार करके 1953 में फिर जो उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, वहीं से उनको मुख्यमंत्री, कश्मीर में प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, कश्मीर में मुख्यमंत्री रहेगा। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद से। फिर अधिवेशन होता है 1952 में। 1952 में अधिवेशन हुआ, चुनाव भी हुआ, अधिवेशन भी हुआ। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उसके महासचिव चुने गए। और जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या कल की जनता पार्टी, परसों का जनसंघ, 3 हिस्सों में हमको इसको देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल को। एक 1951 से लेकर के 75 या 77 तक का जनसंघ, दूसरा 77 के बाद की गठबंधन की सरकारें 2004, और उसके बाद 2014 से लेकर के आज तक हमारे अपने बलबूते की सरकारें। यह राजनीतिक पार्टी और इसका विस्तार। तो हम चाहते क्या थे? हमारा निर्माण, हमारी पैदाइश, हमारा जन्म, हमारा प्रादुर्भाव, हमारी भूमिका क्या है? हम क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम देश पर राज करना चाहते हैं। देश पर राज करना चाहते हैं। नहीं, हमारा अपना राजनीतिक दल केवल राज्य के लिए राजनीति नहीं कर रहा। हमको ध्यान में होनी चाहिए, हम केवल राज्य प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना जो विचार है, हमारे अपने जो मानबिंदु हैं, हमारी अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो धर्म है, हमारे अपने मर्यादा के जो केंद्र हैं, इनका वैभव कैसे बना रहे और ये हम कहां से लाए? हमने नया नहीं किया, हमने नया नहीं किया,
1952 में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने पहले अधिवेशन के पहले भाषण में कहा, भूमंडलीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भूमंडलीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में एक ही भाव को परिभाषित किया है। भाव एक है, भाषाएं अनेक हैं। भूमंडलीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो वैदिक काल से चला रहा है, जो सनातन है, जो सत्य है, गीता, गंगा, गौ, गायत्री, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, इनने जो हमें दिशा दी है, उस दिशा में कहीं ना कहीं जो विखंडन हुआ है, हमारे अपने अग्रजों से, हमारे अपने पूर्वजों से जो भूल हुई है। हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु हैं और आगे भी विश्वगुरु रहेंगे। और उसके लिए यही दिशा है, यही दिशा। और इसलिए इस दिशा को निर्धारित करने के लिए हम राजनीति में हैं। हमारी नीतियां लागू रहे, हमारी नीतियां समाज में चलती रहे, इसके लिए राजनीति में, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में नीतियां कब चलेगी? जब आपका राज होगा। अगर आपका राज होगा तो आपकी नीति रहेगी। और नहीं तो नीतियां कितनी अच्छी हो आपकी, धरी रहेगी। एक समय किसी को प्रेरणा होती है कि समाज को राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहिए। व्यक्ति आता है, पट्टी पहाड़ा का खा गा, और उस गा को परिभाषित करता है, गा गणेश का, गा गणेश का। राज बदलता है, दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं ना ना ना, गा में से तो बदबू आती है, गा तो सांप्रदायिक है, गणेश 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 तो सांप्रदायिक है, गणेश नहीं होना चाहिए, बंद करो गणेश को, गधा लेके आओ, गा गधे का। अब ये क्यों हुआ? राज बदला, नीति बदली। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम आने वाली पीढ़ी को, इस देश को किससे प्रेरणा देना चाहते हैं? किससे जोड़ना चाहते हैं? किस दिशा में समाज को खड़ा करना चाहते हैं? हमारे लिए प्रेरणा गणेश होगा या हमारे लिए प्रेरणा गधा होगा? इसलिए हमारी नीतियां लागू रहे, इसलिए राज चाहिए, राष्ट्रवादी नीतियां चलनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रवाद। और भूमंडलीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, चाहे जन होगा, चाहे जल होगा, चाहे जंगल होगा, चाहे जमीन होगा, चाहे जानवर होगा, किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं पर कोई भी विखंडन होगा तो निश्चित उसका असर समाज जीवन पर होगा। हमारे यहां जो बकरी चराता है जंगल में, जो हाथ ठेला चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, ट्रक चलाता है, ट्रेन चलाता है, हवाई जहाज का पायलट होगा, डॉक्टर्स होगा, प्रोफेसर होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, व्यापारी होगा, कर्मचारी होगा, ऑफिसर होगा, कलेक्टर होगा, संत होगा, हर व्यक्ति
इस विचार को जानता है। इस विचार को हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वो बोलता नहीं। हमें नेतृत्व देने की आवश्यकता है, हमें अग्रणी बनने की आवश्यकता है, हमें दिशा देने की आवश्यकता है, खींचकर ले जाने की आवश्यकता है। और इसलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने सांस्कृतिक जागरण करने के लिए नहीं कहा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भूमंडलीय सांस्कृतिक जागरण नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये सांस्कृतिक जागरण तो हमारे देश में था, इसीलिए हम विश्वगुरु थे। दुनिया में इस बात की धाक है, इसीलिए हम आज विश्वगुरु हैं। और एक दिन वापस फिर से बहुत जल्दी दुनिया में सरमोर हम आपके अपने सामने ही होने वाले। वो कौन सी बात? हम बोलते नहीं, महसूस करते हैं। 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, लाख लोग बैठे हैं, कहीं पर भी ए भाई बंद करो मोबाइल को, कहीं पर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैंने कहा हम सब जानते हैं। धर्म की बोलते नहीं बोलते हैं हम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का, यही विश्व बंधुत्व का भाव है, यही विश्व बंधुत्व का भाव है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी होगी, जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व रहा होगा या जनसंघ का नेतृत्व रहा होगा, ये जो हमारे जीवन मूल्य हैं, इसको पुनर्जागृत करना, इसको स्थापित करना, इसी को विद्वानों ने कहा, मैंने कहा अपने अपने शब्द, अपने अपनी भाषा, भाव एक। विद्वानों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु, नदी, पर्वत, पहाड़, सब एक परिवार हैं, एक परिवार। और इस भाव को स्थापित करना, यह समन्वय बना करके रखना, यह हमारी नीति है। और ये नीतियां समाज में चलती रहे, ये दिशा समाज में चलती रहे, ये हमारी अपनी राजनीतिक पार्टी की सोच है। इसके बाद में जनसंघ का चुनाव होता है 62 में, हम 6 सीटें जीतते हैं, 9 सीटें जीतते हैं और 6% से ज्यादा वोट हमारे हो जाते हैं। 67 में हम 32 सीटें जीतते हैं, 9.5% वोट हमारे हो जाते हैं। उस समय लोकसभा में 32 और राज्यसभा में 6, ऐसे 38 हमारे सांसद संसद में होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर। और 67 का साल इस देश के लिए एक ऐतिहासिक साल होता है। 6 प्रदेशों में संवित की सरकारें बनती है, 6 ही प्रदेशों में जनसंघ सरकार में रहता है। मध्य प्रदेश उसमें से एक था। चाहे चीन का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, जैसा मैंने कहा और हम जानते भी हैं, देश पहले हर समय भारतीय जनसंघ सरकार के साथ खड़ा रहा। चाहे चाइना का युद्ध होगा, चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा। और हमारे प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा जी को हमारे नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो दुर्गा कह के संबोधित किया था, दुर्गा, क्योंकि देश का मान बढ़ा। इसलिए दल बाद में, देश पहले। पर उससे उस समय का जो राजनीतिक दल था, कांग्रेस पार्टी,
ये और गर्रा गया। भारी समर्थन मिला लेकिन गर्रा गया, और अंत में वही हुआ जो आदरणीय शर्मा जी ने कहा था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। इतने मुगालते में आ गए कि आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हुई, हजारों हजार लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया। 1973 में पंडित आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चलता है। नानाजी देशमुख को उसमें सहयोगी के रूप में बनाया जाता है, आपातकाल लगता है। और 1977 की क्रांति ऐसी मूक क्रांति थी कि इस देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। सब लोग धराशायी हो जाते हैं। ये जनसंघ का एक कालखंड रहता है। दूसरा कालखंड जनता पार्टी के रूप में शुरू होता है। उसमें भी जो है फिर वही समस्याएं, दोहरी सदस्यता का मामला आ जाता है। लोगों की प्रतिबद्धताएं कहां टिकी है, लोग किससे बंधे हैं। बार 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 जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लोग कहने लगे कि या तो आप आरएसएस के सदस्य रह लो या जनता पार्टी के सदस्य रह लो। एक बात पर आकर के टिक गई, क्योंकि उनको इसके सिवा कुछ दूसरा लगता ही नहीं। इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे हमारे साथ आज हैं या कल थी या परसों रही होगी, समय और परिस्थिति के हिसाब से हमने सहचार और सहकार किया है। हम छुआछूत मानते ही नहीं। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं, हम तो चींटी को भी दाना डालते हैं, हम तो पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम तो वृक्ष को भी पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं। हम सबको अपना समझते हैं, इसलिए हमारे मन में कोई विकार है ही नहीं। लेकिन हमारी नीति स्पष्ट है, हमारे नेता, उनकी नियत और उनकी नीति स्पष्ट है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों को हमको इसके साथ साथ समझना पड़ेगा। हम जरा एक थोड़ा सा देखें बाकी राजनीतिक पार्टियां और हम, ये पूरा पश्चिम है। जमीन और आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का। कांग्रेस पार्टी कौन से परिवार की पार्टी है? समाजवादी पार्टी कौन से परिवार की पार्टी है? राजद, अकाली, शिवसेना, बीजेडी, तृणमूल, टीडीपी। तो कुल मिलाकर के जितने राजनीतिक पार्टियों को आप देखेंगे, सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां किसी ना किसी परिवार से बंधी है, किसी ना किसी परिवार से बंधी है। और उनका उद्देश्य, उनका सोच, उनके काम करने की दिशा, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी का भी भला करने चाहने की नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो कौन बनेगा? गांधी परिवार से। अगर लालू की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो कौन बनेगा? मुलायम की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो कौन बनेगा? बादल की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो कौन बनेगा? शिवसेना का अध्यक्ष बनेगा तो कौन बनेगा? क्या उनके परिवार को छोड़ करके, परिवार भी नहीं, उनके अपने वंशज, राज ठाकरे में कितना ही टैलेंट होगा लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। अध्यक्ष बनेगा तो उद्धव बनेगा। राम गोपाल कितना ही बुद्धिमान होगा, वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। अध्यक्ष बनेगा तो अखिलेश बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। उन लोगों को उनकी पार्टी का भला हो जाए ये भी चिंता नहीं है। उनको चिंता है मेरा वंश, मेरा खानदान, मेरी पार्टी, उसका भला। पार्टी जाए भाड़ में, उसका परिवार। पार्टी की भी चिंता नहीं है। जिसको पार्टी की चिंता नहीं है
वो देश की क्या चिंता करेगा? हमारे यहां कोई भी आदमी, चाहे माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा होंगे, माननीय नरेंद्र मोदी होंगे, क्या आज बता सकते हैं अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे सोच में ही नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है। हमारा सोच है, हमारी दिशा है वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा ध्येय है, इसलिए हम राजनीति में हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, हम इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में हैं। और उसके लिए मार्ग है, उसके लिए रास्ता है, ये अभ्यास वर्ग, ये अभ्यास वर्ग। कर्मण्येवाधिकारस्य से मा फलेषु कदाचन। कर्म करे जाओ, कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वह तो अंतर्निहित है, मिलेगा ही। और इसलिए अभ्यास वर्ग होते हैं। 24 घंटे सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कहीं धूल में जाते हैं, कहीं धुएं में जाते हैं, कहीं जमीन पर लेटते हैं, कहीं शरीर में कहीं ना कहीं मलिनता आती है। सुबह उठ करके फिर से स्नान करते हैं, तरोताजा होकर के सामने आते हैं। इसी प्रकार से समाज जीवन में हम जाते हैं, समाज में हम ठोकरे खाते हैं। हमको भी लोग कहते हैं, ओहो आपका त्याग, क्या आपका त्याग है, क्या आपकी तपस्या है, क्या आपकी कोई कीमत ही नहीं, आपका नजरअंदाज कर दिया, आपकी उहेलना कर दी, आपके बराबर। अपने को लगता है मेरे बराबर हो गया। हम भूल जाते हैं हम राजनीति क्यों कर रहे हैं। ये याद दिलाने के लिए, वो जो हमारे मन में भूल होती है, उस भूल को परिष्कृत करने के लिए, वो जो गलतफहमी का आवरण चढ़ जाता है, उस आवरण को धोने के लिए ये अभ्यास वर्ग है, ये अभ्यास वर्ग है। अंत में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का विघटन होता है, भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जब गठन होता है, फिर से आदरणीय कृष्णलाल जी शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनती है और यह तय होता है कि हमको किस दिशा में चलना। 84 में फिर देश में बड़ा हादसा होता है और भावनात्मक रूप से सारा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। देश के इतिहास में 84 में हमारी सबसे बदतर स्थिति बनती है। सारे देश के अंदर हमारे केवल 2 सांसद चुन करके आते हैं। फिर वही दीनदयाल जी उपाध्याय का पुराना का हमारा जो मूल अवधारणा अंत्योदय, सांस्कृतिकवाद का पुनर्जागरण, राम जन्मभूमि, धारा 370, अडवाणी जी, माननीय अडवाणी जी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। और इस पड़ाव पर, इस सारे चरणबद्ध उसमें पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये हमारे अध्यक्ष बनते हैं, डॉक्टर प्रेमनाथ जी डोंगरा ये हमारे अध्यक्ष बनते हैं, पीताम्बरा दास जी ये हमारे अध्यक्ष बनते हैं, बलराज मधोक जी ये हमारे अध्यक्ष बनते हैं, बच्चराज जी व्यास पहले अध्यक्ष बनते हैं, फिर बलराज मधोक जी अध्यक्ष बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद जो है लालकृष्ण अडवाणी जी अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद की लगभग हमको जानकारियां हैं। हाँ, उसके बाद ये हमारा पड़ाव दर पड़ाव 84 में 2 के बाद फिर हम 86 में पहुंचते हैं, फिर 119 पर पहुंचते हैं और 119 पर पहुंचने के बाद फिर 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर 4.5 साल की सरकार 24 दलों के सहयोग से पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश का नेतृत्व देते हैं, इस देश को नेतृत्व देते हैं 24 दलों के साथ। उसके बाद फिर 10 साल का कार्यकाल विपक्ष का आता है और 2014 में आपके हमारे आपके सबके पराक्रम से भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर, हमारी अपनी ताकत से आजादी के बाद में इतिहास का दिन आता है, हम अपनी ताकत से 273 जीत करके और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। फिर 2019 में 330 पार करके फिर हमारे अकेली ताकत के ऊपर, हमारे अपने दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 11 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इतने प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, चाहे राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, नीचे की पूरी श्रृंखलाएं होगी, सारे गवर्नर्स होंगे, हर जगह हमारी अपनी जो नीति है, इस नीति को समझने वाले की पॉइंट लोग होंगे, क्योंकि हम नीति चाहते हैं। राज्य के माध्यम से हमारी नीति लागू रहे और उस नीति से क्या होगा? इस नीति से इस देश का भला, इस राष्ट्र का भला, इस देश को ताकतवर बनाना, इस देश को मजबूत बनाना। और अगर किसी ने किया है तो जब जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, तब तब उन्होंने इसको लागू किया है। इस देश को अगर ताकतवर बनाना है, इस देश को अगर मजबूत बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देश को अगर मजबूत बनाना है तो गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा। गांव, भारत जो है वो गांव में रहता है। हमारा देश ये गांव का देश है। हमने देखा गांव छोटे और छोटे और छोटे होते जाए, शहर और बड़े और बड़े और बड़े होते जाए। बखेड़ा वाला सोचता है मैं खुशनगर रह जाऊं, खुशनगर वाला सोचता है पचोर चले जाऊं, पचोर वाला सोचता है इंदौर चले जाऊं, इंदौर वाला सोचता है बॉम्बे चले जाऊं। क्यों? गांव में रहना अच्छा लगता है क्या? गांव में मन नहीं लग रहा है क्या? अरे पक्षी भी अपना घोंसला छोड़ना नहीं चाहता। हम तो मनुष्य हैं, कौन अपने परिवार को छोड़ना चाहता है? लेकिन व्यक्ति मजे के लिए बाहर नहीं जा रहा, मजे के लिए जन्मभूमि नहीं छोड़ रहा, मजे के लिए अपना घर नहीं छोड़ रहा, मजबूरी में छोड़ रहा है, मजबूरी में छोड़। और इसलिए गांव को मजबूत करना पहली बात।